नमस्कार, लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल चौहान। खबरों में बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। आज गुजरात के एक दिवसीय दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गांधीनगर में सम्राट संपत्ति संग्रहालय का करेंगे उद्घाटन। करोड़ों की सौगात भी देंगे। 28 लाख स्टूडेंट को 3350 करोड़ रुपए स्कॉलरशिप। सीएम योगी ने किया डीबीटी छात्रों ने के खिले चेहरे। सीएम धामी को उधम सिंह नगर में बुलडोजर से स्वागत। यात्रा मार्ग पर उमड़ा जनसैलाब। काशीपुर से खटीमा तक लाइनों में खड़े दिखे लोग। केरल के चुनावी दौरे पर राहुल गांधी कई चुनावी रैलियां को संबोधित कर कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी। सितारगंज में गैस सिलेंडर की होम डिलीवरी हुई। दुरूह सिलेंडर के लिए हलाकान हो रहे गैस उपभोक्ता। इंडियन एजेंसी पर लगातार लग रही लंबी लाइनें। रायबरेली में एक परिवार के आधा दर्जन लोग बने शिकार। जहर खुरानी गिरोह ने परिवार को बनाया शिकार। स्टेशन से 108 एम्बुलेंस। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बात करेंगे महंगाई का एक और बम। अमेरिका और ईरान के बीच जारी जंग ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। जंग 5वें हफ्ते में पहुंच चुकी है और इसका असर ग्लोबल बाजारों पर साफ दिख रहा है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के चलते कच्चे तेल की कीमतों पर जबरदस्त उछाल आया है। ब्रेड क्रूड का दाम $116 प्रति बैरल के पार पहुंच गया है। इसका सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ रहा है। कई देशों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें तेजी से बढ़ी हैं। यहां तक कि डीजल के दाम में 80% से ज़्यादा की बढ़ोतरी देखी गई है। पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे देशों में तेल और गैस का संकट गहरा गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर हालात ऐसे ही बने रहे तो आने वाले दिनों में ईंधन की कीमतें और बढ़ सकती हैं। सितारगंज गैस सिलेंडर की होम डिलीवरी हुई दुरूह। सिलेंडर के लिए हलाकान हो रहे गैस उपभोक्ता। इंडियन एजेंसी पर लगातार लग रही लंबी कतारें। सड़क पर गैस सिलेंडर लेकर भटकते दिख रहे लोग। इंडियन एजेंसी पर लगातार लग रही लंबी कतारें। सड़क पर गैस सिलेंडर के लिए भटकते दिख रहे लोग। सिलेंडर के लिए हलाकान हो रहे गैस उपभोक्ता। इंडियन एजेंसी पर लगातार लग रही हैं लंबी कतारें। हमारे साथ मोहित पांडे संवाददाता कानपुर से जुड़ रहे हैं। मधुर दरबारी संवाददाता प्रयागराज से जुड़ रहे हैं। केशवानंद शुक्ला संवाददाता रायबरेली से और भगत सिंह संवाददाता बांदा से। सभी हमारे संवाददाताओं का स्वागत है। सबसे पहले हम चलेंगे संवाददाता कानपुर मोहित पांडे के पास। चलिए भगत सिंह के पास चलते हैं बांदा से।
भगत सिंह, आपको आवाज आ रही है मेरी? बांदा में क्या हालात हैं गैस सिलेंडरों को लेकर, उपभोक्ताओं राहुल, मैं में आपको कैसी? बता दूं जिस तरीके जी राहुल मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से पिछले 1 महीने से गैस की एक भारी किल्लत आम उपभोक्ता को झेलनी पड़ी है, उससे पूरे उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश में भी एक भयावह स्थिति बनी हुई है। हालांकि अब काफी कुछ सुधार हो आया है, लेकिन लंबी लाइनें लगातार आज भी देखी जा सकती है। और ये समस्या खाली अब गैस में नहीं है, पेट्रोल और डीजल में भी देखने को मिल रही थी। पिछले 2-3 दिन पहले तो हालात ये हो गए थे कि पंप में लंबी लंबी लाइनें लगी थी, लोग इसका स्टॉक करने लगे थे। कई जगह छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में डीजल और पेट्रोल की बरामदगी भी की गई है। हालांकि स्थितियां काफी गंभीर हैं, लेकिन अब काफी कुछ सुधार गैस और पेट्रोल में देखा जा सकता है। माननीय जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने साफ कहा है कि आप परेशान ना हो, पैनिक ना हो, कहीं भी गैस और पेट्रोल की कोई कमी नहीं है। लेकिन व्यक्ति लगातार इस पर पैनिक बना हुआ है और ना हो सकता होते हुए भी लगातार गैस और पेट्रोल के लिए लाइन लगा रहा है। हालात ये है कि जहां एजेंसी संचालक गैस बांटते हैं, वहां पर आए दिन लड़ाई झगड़ा देखने को मिल रहा है। गैस संचालक के साथ लड़ाई झगड़ा हो रहा है। गैस संचालक और उसके गुर्गे लगातार उपभोक्ताओं के साथ बदतमीजी और बदसलूकी करते नजर आ रहे हैं। आखिर ये कब सुधार होगा, आखिर ये कह पाना अभी कुछ मुश्किल है, लेकिन अभी एक आध हफ्ते में ये लग रहा है कि अगर हालात वैश्विक स्तर पर ठीक ठाक रहे तो ये हालात सुधर सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पेट्रोल की कीमतों में भारी उछाल आया है, तो अब खैर अभी तो भारत सरकार ने कोई दाम नहीं बढ़ाए हैं, लेकिन आगे आने वाले समय में पेट्रोल डीजल के दामों में भारी उछाल देखने को मिल सकता है और उपभोक्ता की जेब पर इसका सीधा असर जाएगा। लेकिन जिस तरीके से अभी प्रधानमंत्री लगातार लोगों को समझा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि अभी हमारे यहाँ कीमतों पर कोई बात नहीं हुई है, तो वहां पर कीमतों में भारी बढ़ाव देखने को मिला है। और सबसे बड़ी बात, लोगों के अंदर एक सोशल मीडिया में जो नई नई चीजें देखने को मिल रही हैं, आ रही हैं, सोशल मीडिया लोगों के अंदर एक डर पैदा कर रहा है। उस डर की वजह से भी लोग लगातार पेट्रोल पंप और गैस सिलेंडरों की स्टोरेज करने में लगे हुए हैं। हालात यह है कि होटलों का खाना महंगा हो गया है। चाय 5 रुपए की मिलने वाली अब 15 रुपए की मिल रही है। पाव भाजी और समोसा 10 रुपए के मिलने वाला समोसा आज 15 रुपए में बिक रहा है। हालात बद से बदतर है। सबसे बड़ी स्थिति यह है कि होटलों में जहां कमर्शियल सिलेंडर पूरी तरीके से बंद है, वहां ये होटल कैसे चल रहे हैं, ये अपने आप में एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और ये साफ है कि ये जो उपभोक्ता लाइन में लग करके सिलेंडर ले रहे हैं, वही सिलेंडर ब्लैक में 2,500 से 3,000 में उन दुकानदारों को बेच दिया जाता है, जिससे वो अपनी दुकानें चला रहे हैं। हालांकि अभी प्रशासन ने एक आध दिन छापेमारी करके ईद कर ली है, अभी और छापेमारी की जरूरत है। लेकिन प्रशासन भी इस समय बिल्कुल मौन बना हुआ है और कभी भी कोई भी हालात अभी और बिगड़ सकते हैं। जी राहुल, मैं मोहित पांडे के पास पहुंचूंगा, कानपुर। मोहित, कानपुर में कैसी स्थिति आपको नजर आ रही है पेट्रोल पंपों पर और गैस एजेंसियों पर? अनम्यूट कर रहे हैं मोहित। मोहित अनम्यूट कर रहे हैं, अपना अनम्यूट कर रहे हैं। अनम्यूट है सर। सर आवाज आ रही है राहुल जी आपको? हेलो जी मोहित, आवाज मिल पा रही है आपकी? आवाज आ रही है सर। मैं आपको बता दूं, मैं सिलेंडर की जो महामारी है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। मैं खड़ा हूँ खानापुर में। लोग चौराहे पे जो उपभोक्ता है काफी परेशान है। किसी किसी के गैस के नंबर आते हैं तो उनको गैस नहीं मिल रही है, और कुछ ऐसे उपभोक्ता है कि नंबर न आने के कारण जो डिस्ट्रीब्यूटर के पास लगातार चक्कर लगा रहे हैं। इनका आरोप यह है कि गैस नहीं मिल पा रही है, अगर गैस मिल भी रही है तो किसी दामों में मिल रही है। हमारे तक जो उपभोक्ता है ये जाते क्या समस्या है सर, क्या समस्याएं आ रही है? 15 दिन हो गया मुझे बुक करा हुआ गैस को, गैस का नंबर भी आया, उसके बाद क्या है कि वो कैंसिल भी हो गया, और उसके बाद क्या केवाईसी के लिए परेशान कर रहे हैं। मैं 3-4 चक्कर आ चुका हूँ, अभी मुझे लगा तुम्हारी गैस बुक नहीं, जबकि मेरे पास ऑनलाइन बुकिंग है। हमारे साथ कुछ और भी दिक्कतें आ रही है। हमारे यहाँ 15 दिन हो गए गैस बुक किए हुए, मगर अभी गैस नहीं आई। और जब यहाँ आया मैंने दिखाया तो करें आपका TSC नंबर नहीं आया है, कुछ दिन बाद अभी आप वेट करिए तब आपको मिलेगी। ऐसे करते तो हमारा 40 दिन तो हो गया,
मतलब क्या समस्या आ रही है? आप गैस एजेंसी में आए हो, क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको? यहाँ पर हम गैस के लिए आए हैं, हमारी बात तारीख को देखेंगे, हमारे पेपर बनती है, कागज बनती है, मगर 15 दिन बाद आइए, बात करेंगे, अभी कोई गैस पाना आपके लिए। सर क्या गैस लेने आए, क्या दिक्कतें आ रही हैं? 11 दिन बाद आप सिलेंडर नहीं दे रहे हो, 35 दिन बाद आप सिलेंडर कर रहे हो, कहना चाहोगे आप? लगातार कुछ गाड़ियां लगातार गाड़ियां बैठाए हुए है, कहीं कोई जो भोक्ता उनको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती, क्या माहौल है यहाँ करती है? बनाना बंद करती है, डिलीवरी मैन होते हैं वो लगातार एक महीने से पहले से एक जो उपभोक्ता है वो इंडियन गैस एजेंसी में जो खड़े आप देख सकते हैं, हमारे साथ कुछ उपभोक्ता है वो काफी लगातार परेशान, उनका आरोप है कि हमें गैस नहीं मिल पा रही है, वो समय पर उनके घर पे गैस नहीं पहुंचा रहे हैं और किसी का डीएससी नंबर आने के बाद भी उनको गैस नहीं मिल पा रही है। लेकिन लगातार जो जिला पूर्ति अधिकारियां दावे कर रहे हैं कि उपभोक्ता परेशान ना हो, उनको गैस मिलेगी, लेकिन कहीं ना कहीं जितने दावे हैं सारे खोखले हैं। और जिला पूर्ति की तरफ से एक लिस्ट जारी हुई थी कि जितने भी गैस एजेंसी है सुरक्षा अधिकारियों की वहां पे ड्यूटी लगाई जाएगी, लेकिन अगर जमीनी हकीकत की बात करी जाए तो कोई भी जिला अधिकारी की तरफ से कोई भी किसी की भी ड्यूटी यहाँ पे नहीं है। जो भी अधिकारी है वो जमीनों का है, जो एजेंसी में बैठे जो कर्मचारी जो अधिकारी है वो भी किसी से उपभोक्ताओं से सीधे मुंह से बात नहीं कर रहे हैं। लगातार जो उपभोक्ता कानपुर में काफी परेशान हैरान है, उनको गैस नहीं मिल पा रहे। लोगों का ये आरोप है कि हमारा सुबह काम है, हमें मुझे टूटू जाना होता है, अपने रोजमर्रा के जो काम है। ठीक है मोहित जी, ठीक है। मैं रायबरेली से केशवानंद जी के पास पहुंचूंगा। केशवानंद, रायबरेली में क्या स्थिति है पेट्रोल पंपों की, एजेंसियों की और प्रशासन की, कैसी स्थिति है वहां पर? क्या नज़र बनाए हुए वहां पर प्रशासन और कालाबाजारी को लेकर जो खबरें अफवाहें उड़ रही हैं? बिल्कुल, देखिए पेट्रोल टंकी की अगर बात की जा रहा हूँ तो जिस प्रकार देखा गया कि लोग पैनिक हुए और देर रात तक जो है लाइन लगा करके पेट्रोल और डीजल लिए। उसके बाद देखा गया कि 2 दिनों तक ये समस्याएं देखने को मिली कि जो है लोग पेट्रोल टंकियों पर पहुंच करके लगातार जो गाड़ियों का टंकी है उसको फुल करा रहे थे, साथ ही साथ जो गैलन है पानी का उसमें पेट्रोल और डीजल ले रहे थे। तमाम ऐसे जो चीजें हैं उनमें लोगों ने पेट्रोल और डीजल लिया और उसके बाद क्योंकि लगातार देखा गया कि जो लोग थे पैनिक हुए और देर रात तक लाइन लगाए और पेट्रोल डीजल को लेकर के जो कलेक्शन है उसकी शुरुआत की। तो रायबरेली में देखा गया कि जो 3 दिन पहले जो है लाइन लगी होती थी, वही अगर अब देखा जाए तो रायबरेली जो पेट्रोल टंकियां वहाँ की स्थिति अब सामान्य देखने को मिले। अब वही जो पेट्रोल पंप संचालक हैं या फिर जो वहाँ पे कर्मचारी हैं वो अब बता रहे हैं कि अब यहाँ पे देखा जाए तो कस्टमरों की जो संख्या है वो काफी कम हो गई है। लोगों ने पहले से ही जो है पेट्रोल और डीजल को लेकर के जमा कर रखा है, लेकिन एलपीजी गैस के तो एलपीजी गैस को लेकर के जो समस्या है वो अभी भी बनी हुई है। वो 20 दिन के ऊपर हो गए हैं, अभी तक जो है समस्याओं का निदान नहीं हो सका है। पेट्रोल पूरा मिल रहा है केशवानंद? पेट्रोल पूरा मिल रहा है? बिल्कुल, देखिए पेट्रोल क्या थी वो यहाँ पे किसी प्रकार के पेट्रोल टंकी है जहाँ पे पेट्रोल और डीजल लोगों को मिल रहा है। किसी भी प्रकार की जो लाइनें हैं वो नहीं हो रही है। लोग पैनिक जरूर हुए थे और उन पैनिक के बीच देखा गया कि लाइनें जरूर लगी। रिलायंस पेट्रोल पंप की अगर बात की जाए तो वहाँ पे बाइकों में 100 रुपए का पेट्रोल दिया जा रहा था, कार में 1000 का पेट्रोल दिया जा रहा था। वही इस खबर को न्यूज़ ने दिखाया था, जिसके बाद जिला अधिकारी ने पूरी खबर का संज्ञान लिया और वहाँ पे डीएसओ की जो टीम है उसको भेजा और जांच के आदेश दिए और उसके बाद जो आदेश मिलता था उसको जो है खत्म करने का आदेश भी दिया, जिसके बाद देखा गया कि लोगों को पेट्रोल जितना वो चाह रहे थे उनको मिल रहा था। लेकिन अभी एलपीजी गैस की समस्याओं की अगर बात की जाए, समस्याएं अभी बनी हुई है। लेकिन इस समय एक गैस एजेंसी के बाहर खड़े हुए हैं जहाँ पे लोगों की जो लाइन है वो भी गैस एजेंसी पर केशवानंद बात करेंगे लोगों से। हमारे दर्शकों को बताएं कि वहाँ उपभोक्ताओं का क्या कहना है। बिल्कुल, ये देखिए ये जो लाइनें हैं ई-केवाईसी लाइनें और इनकी जो किस्तें हो जा रही है, इनके 10 से 15 दिन बाद इन लोगों को बुलाया जा रहा है।
क्योंकि देखा जाए तो एलपीजी गैस को लेकर के समस्याएं अभी भी पूरी तरह से बनी हुई है। ये लोग अपनी केवाईसी के लिए परेशान है, और जिनके बीएससी नंबर वगैरह दिया जा रहा है तो उसको भी 10 दिनों के बाद बताया जा रहा है कि गैस मिलेगी। आज बाकायदा यहाँ पे जो नोटिस भी चकमा गैस एजेंसियों के द्वारा कर दी गई है। केशवानंद, किसी उपभोक्ता से बात करिए वहाँ और वहाँ स्थिति को दर्शकों को दिखाइए, दर्शाइए। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे उपभोक्ताओं से भी बात करेंगे और जानेंगे कि इनको क्या दिक्कतें आ रही हैं। दादा, क्या नाम है आपके? कहाँ से आपका? गैस है? हाँ, केवाईसी नहीं रहा, क्या बताएं केवाईसी का? और गैस खातिर क्या बताएंगे? दादा कहाँ है? अच्छा, गैस मिल नहीं, क्या बताएंगे? अभी गैस दादा कहाँ से है? क्या घंटे से आएगा? गैस का कब बता रहे? ये जो लाइनें हैं ये केवाईसी की लाइनें हैं, क्योंकि केवाईसी के बाद ही जो डीएसी लगी, उसके बाद इनको गैस देने की बात की जा रही है। लेकिन आज केशवानंद रुकिए, केशवानंद, मैं मधुर दरबारी प्रयागराज के पास जाना चाहूँगा। मधुर दरबारी, प्रयागराज में क्या स्थिति है? मिडिल ईस्ट में 5वां हफ्ता हो गया है युद्ध को, और ऐसे में महंगाई चरम पर है, तो प्रयागराज में आपको क्या स्थिति नज़र आ रही है? क्या जानकारी आपके पास है? पेट्रोल पंप की क्या स्थिति है? गैस एजेंसियों की क्या स्थिति है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि इस समय एक गैस एजेंसी के बाहर ही मैं खड़ा हुआ हूं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पेट्रोल पंप की जहां तक आपने बात की तो पेट्रोल पंप और डीजल जो है अभी आज से 2 से 3 दिन पहले यहाँ पे काफी पैनिक हो गया था, और करीब 3 से 4 दिन ऐसा रहा जब वहां पे पहले मैं आपको जरा एक है उनसे बात करवाना चाहूंगा कि क्या समस्या है भैया आप लोग की, कैसे कब आए आप लोग, गैस कब बुक कराई थी आप लोगों ने? 1 महीने हो गए जब आपको नंबर आया है। 1 महीने बाद नंबर आया है, तो कितना टाइम लगता है? अभी ये कब आपको जो है डीएससी कब मिला आपको? परसों मिला है। परसों मिला है, और आपने कब बुक कराई थी? 1 महीने हो गए। 1 महीने बाद उसके बाद रजिस्ट्रेशन हुआ है आपका, तो कितने दिन बाद उन्होंने कंफर्मेशन की थी वहां से? ये तो परसों आया है इसलिए कि हाँ आपका गैस मिल जाएगा। अच्छा, तो अब 1 महीने बाद आपको मिलेगी जाकर के? आज आपको उम्मीद है मिल जाएगी? आज तो उम्मीद है कि मिल जाएगी। नहीं, गैस तो पर्याप्त है यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे पर्याप्त है, तो आज उम्मीद है आपको मिल जाएगी। 1 महीना लग गया आपको? मिल गया। अच्छा, और भी लोग मेरे साथ यहाँ पे मैं बात कराना चाहूंगा। आप गैस के लिए आए हो यहाँ पे? अच्छा, दुकान है। तो ये आप देखिए कि लोगों को अभी भी कहीं ना कहीं परेशानियां हैं, और जहां तक मैं आपको बुकिंग के बाद जहां तक पेट्रोल पंप की बात बता दूं कि अभी आपको शहर के अंदर जो प्रतिक्रिया मिली जुली प्रतिक्रिया मिलेगी, और जहां तक आपको रूरल एरिया की बात है, ग्रामीण क्षेत्र में भी अगर आप देखेंगे तो वहां पे जो स्थिति ज्यादा विकट है कंपैरेटिवली जो शहर का एरिया है, जो आपका सिटी का एरिया है, वहां पे पोजीशन इतनी खराब नहीं है। और इस समय अगर देखा जाए तो पोजीशन काफी हद तक जो है कंट्रोल में है, क्योंकि जो पेट्रोल पंपों पे लंबी लंबी लाइनें लग रही थी, लोग अपने टैंक भरवा रहे थे, कंप्लीट कर रहे थे, और बहुत लंबी कतारें वहां पे लगी हुई थी पिछले 2 से 3 दिन पहले की बात मैं बता रहा हूँ। अगर लेकिन अब आप जाइए तो पेट्रोल पंपों पे आप जाएंगे तो बिल्कुल आपको सामान्य स्थिति दिखाई पड़ेगी, और आराम से लोग पेट्रोल भरवा रहे हैं, और मैं खुद जो है पेट्रोल बड़ा आसानी से मैंने भी भरवाया है। तो पेट्रोल पंपों पे ऐसी कोई अब समस्या दिखाई नहीं पड़ रही है, लोगों के पास पर्याप्त पेट्रोल पंप है, पेट्रोल है। लेकिन जहां तक महंगाई की बात है तो मैं आपको बता दूं कि जो भारत सरकार है उसने जो है पेट्रोल के ऊपर करीब 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी कम की है, लेकिन वो जो 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी कम की है वो कहीं ना कहीं उपभोक्ताओं को कहीं उसका फायदा नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो उपभोक्ताओं को फायदा न दे करके जो तेल कंपनियां हैं जिनको करीब 28 से 30 और 40 रुपए जो नुकसान हो रहा था, उनको जो है यहाँ पे जो है राहत दी जा रही है। तो कहीं ना कहीं उपभोक्ताओं को वो राहत मिलती नजर नहीं आ रही है, जबकि वो जो राहत जो मिलनी चाहिए थी, जो उपभोक्ताओं को मिलनी चाहिए थी, वो जो राहत है वो आपको गैस कंपनियों को मिल रही है, और क्या कहते हैं सॉरी जो तेल कंपनियां उनको वो राहत दिखाई दी जा रही है। जहां तक मैं आपको बता दूं, देखिए मेरे साथ और लोग यहाँ पे आ रहे हैं अपने सिलेंडर लेकर के। भाई साहब, कब गैस की क्या कोई ज्यादा समस्या दिखाई पड़ रही है आप लोग को? हमने 21 तारीख को बुक किया था। 21 को बुक किया था, और हमारा 27-28 तारीख में डीएससी नंबर मिल गया था, तो उन्होंने बुलाया था कि आ जाइएगा। अच्छा, तो मतलब करीब एक हफ्ते डिले है। 1 हफ्ते पहले आपने 21 को बुकिंग की थी, 27-28 तारीख में 27-28 को डीएससी आ गया था, और आज आपको जो है गैस का डिलीवरी हो जाएगी। हाँ, मतलब मुश्किल से आप मान के चलिए 9 से 10 दिन आपको लग रहा है। 9 से 10। अच्छा, होम डिलीवरी भी हो रही है आप लोग की? अच्छा, तो फिलहाल आप यहाँ से एजेंसी से लेने आए हैं? हाँ,
अगर एक दो दिन और वेट करते तो होम डिलीवरी हो जाती। डिलीवरी हो जाती। हाँ, बस किल्लत है तो मतलब कोई क्राइसिस ऐसी नहीं है आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा जो लंबी लंबी कतारें जो थी वो अब यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ रही, काफी हद तक कंडीशन जो है कंट्रोल में है, यानी गैस आप लोग को मिल रही, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। तो देखिए मेरे साथ कई लोग हैं, तो अब जो क्राइसिस है वो फिलहाल उस तरह क्राइसिस नहीं है जो इसके पहले थी। लोग पैनिक कर गए और पैनिक करने की वजह से वो जो हालात थे वो बिगड़ गए। और चाहे गैस एजेंसी में आपको बता दूं, गैस एजेंसी में जैसे कि अभी एक उपभोक्ता है उनसे मैंने बात की, उनका ये कहना है कि 21 तारीख को उन्होंने बुकिंग की थी और 21 तारीख को बुकिंग करने के बाद आज उनका डीएससी नंबर आ चुका है और डीएससी आने के बाद 1 से 2 दिन में आज वो लेने आए हैं, क्योंकि उनको थोड़ी सी अर्जेंसी थी, इस वजह से यहाँ से वो लेने आए हैं और कह रहे हैं कि आज वो जो है यहाँ पर्याप्त मात्रा में जो गैस का भंडार उपलब्ध है। बांदा से हमारे साथ भगत सिंह जुड़ गए हैं। भगत सिंह, आपको आवाज मिल पा रही है? जी जी बोले राहुल। भगत सिंह, बांदा में क्या स्थिति है पेट्रोल पंप की, गैस एजेंसियों की? मैं आपको बता दूं कि हालात पहले से काफी कुछ सुधार है। वैश्विक स्तर पर जो ये आज लगभग 30 से 35 दिन का समय बीत चुका है, जो युद्ध चल रहा है उस युद्ध का भी असर हमारे भारत में भी देखने को मिला है। हालांकि ये असर खाली भारत में ही नहीं, तमाम देशों में इसका असर देखने को मिल रहा है, जहां हालात काफी कुछ गंभीर नजर आ रहे हैं। पेट्रोल की भारी किल्लत देखने को मिल रही है, लेकिन अभी भारत जैसे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो आश्वासन है उसके तहत भारत में ऐसी पैनिक स्थिति अभी बीच में 2-3 दिन दिखाई दी थी, लेकिन अब काफी कुछ सहूलियत नजर आ रही है। पेट्रोल पंप की बात करें तो पेट्रोल पंप में हालत ये थे कि लोग इसकी जमाखोरी करने लगे थे और लोग ट्रैक्टर लेकर के पहुंच रहे थे, उसमें ड्रम लेकर के जा रहे थे, ड्रमों में भर करके, चूंकि खेती की कटाई का समय चल रहा है, किसान इस समय काफी कुछ परेशान है और उसको भारी मात्रा में डीजल की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन जब ये स्थिति पैदा हुई, किसान परेशान हो गया, उसको लगा कि अगर ये स्थिति बनती है तो आगे आने वाले समय में हम फसल को कैसे काटेंगे। बदलता मौसम, खराब होता मौसम, आंधी तूफान, ओले, इसमें से किसान की हालत भी बहुत गंभीर थी और ऐसे में ये कालाबाजारी की जो स्थिति बनी, लोगों ने जा करके पेट्रोल पंपों में लाइन लगा दी, ड्रमों में तेल भरा करके। हालांकि प्रशासन ने उस पर कार्रवाई की है, छापामारी की है और उस पर कई लोग पकड़े गए हैं जो जमाखोरी कर रहे थे। और गैस की बात करूं तो गैस में भी अब काफी सुधार है। हालांकि यहाँ जो बांदा में है, कई एजेंसी संचालकों पर एफआईआर दर्ज हुई है, कई होटलों पर एफआईआर दर्ज हुई है आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत। साथ में जो कमर्शियल सिलेंडर बंद होने के बाद जो डोमेस्टिक सिलेंडर है, घरेलू सिलेंडर है, उनकी कालाबाजारी अभी भी जारी है। और अगर ये कालाबाजारी रुक जाती है, ये होटलों में जाने से रुक जाते हैं, क्योंकि जनपद में अगर होटलों की संख्या और छोटे छोटे पानी पूरी खोमचे वालों की संख्या कम से कम 1500 से 1000 से 1500 सिलेंडर प्रतिदिन यूज होता है, और अगर इन 1000-1500 सिलेंडर पर रोक लग जाती है तो मुझे नहीं लगता कि क्राइसिस में आएगी। लेकिन जो लोग यहाँ पर लाइन में लगे हैं वो जा रहे हैं, लाइन में लग रहे हैं, पैनिक स्थिति बता रहे हैं और यही सिलेंडर को ले जा करके 250-3 हजार में बेच रहे हैं। ये कारण भी है कि गैस की स्थिति में काफी कुछ दिक्कतें देखने को मिली। कालाबाजारी भी सामने आ रही है। लगातार जो एजेंसी संचालक है वो लगातार गैस बंटवा रहे हैं, खुद खड़े हो रहे हैं, पुलिस का सहयोग लिया जा रहा है। हालांकि इसमें तमाम तरह की मारपीट और उसकी भी घटनाएं देखने को मिली है, लेकिन इसमें भी काफी कुछ सुधार है और ओवरऑल एक सप्ताह अगर ये हालात रहे तो बांदा में सुधार देखा जा सकता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद भगत सिंह जी, आपका संवाददाता बांदा से हमारे साथ जुड़े हुए थे। मधुर दरबारी हमारे साथ प्रयागराज से जुड़े हुए थे, तो सभी संवाददाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। तो आम आदमी पर महंगाई का असर पड़ रहा है, उनकी जेब पर दबाव बन रहा है। वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर है रायपुर से, जहां पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज राजधानी में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होकर प्रदेशवासियों को कई जरूरी सौगातें देंगे। दीनदयाल उपाध्याय चौक में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होकर वो 108 संजीवनी एक्सप्रेस के तहत 375 नई एम्बुलेंस का शुभारंभ करेंगे। माना जा रहा है कि सरकार की इस पहल प्रदेश में आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक मजबूती मिलेगी। तो वहीं शाम 5:40 पर दरसीमा में नए तहसील कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। आधुनिक सुविधाओं युक्त भवन, आम लोगों के लिए सुविधाएं बढ़ेंगी। इसके बाद शाम 6 बजे मुख्यमंत्री कुंवरगढ़ में आयोजित महोत्सव में भी शिरकत करने पहुंचेंगे। रात 9 बजे महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव में भी शामिल होने पहुंचेंगे। आज हम लोग किस्को सभागार में एक खबर है कानपुर से, जहां बिजली व्यवस्था को आधुनिक और पारदर्शी बनाने के लिए कैस्को के द्वारा स्मार्ट मीटर लगाने का अभियान तेजी से चल रहा है। शहर के करीब 7.5 लाख बिजली उपभोक्ताओं में से अब तक 1 लाख से अधिक घरों में स्मार्ट मीटर स्थापित किए जा चुके हैं। आने वाले समय में सभी उपभोक्ताओं को इस नई प्रणाली से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। कैस्को के प्रबंध निदेशक सैमुअल पॉल ने बताया कि स्मार्ट मीटर लागू होने से उपभोक्ताओं को बिजली खपत पर बेहतर नियंत्रण मिलेगा। साथ ही बिलिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी और बिजली चोरी पर भी प्रभावी नियंत्रण लगेगा। स्मार्ट मीटर के साथ ही प्रीपेड प्रणाली को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। समय पर रिचार्ज या भुगतान करने वाले उपभोक्ता को बिजली बिल पर 2% की छूट दी जाएगी। और जो हमारे नॉर्मल मीटर है उनको हमें उसके बाद से आज हम लोग किस्को सभागार में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे डिजिटल एवं प्रिंट पत्रकार साथियों के साथ आयोजित किया है। इसका मेन उद्देश्य है प्रीपेड स्मार्ट मीटर के संबंध में कुछ जानकारियां हम लोग उनके साथ शेयर करना चाहते हैं। हमारे हेल्प डेस्क में हमारे 19/12 में प्रीपेड स्मार्ट मीटर को लेकर काफ़ी क्वेरीज हमारे पास आ रहे हैं। उसको बिल्कुल स्पष्ट जवाब देने के लिए और कंज्यूमर्स को गाइड करने के लिए हमने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ब्रीफिंग किया है। इसमें विशेष रूप से जितने भी हमारे यहाँ पोस्टपेड मीटर्स लगे हुए हैं उसको हम लोग AMISP योजना के अंतर्गत, जो भारत सरकार से फंडेड योजना है, उसके अंतर्गत हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं। और रिप्लेस करने के बाद कंज्यूमर को नियमित जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है जो OTP से वेरीफाइड है। सीतापुर से खबर है, छत गिरने से मजदूर की मौत, एक घायल। पुरानी छत तोड़ते समय हुआ हादसा, मलबे में दबकर मजदूर की मौत। प्रताप के रूप में हुई मृतक की शिनाख्त। घायल साथी रामरूप अस्पताल में भर्ती, इलाज जारी। हादसे की सूचना पर पहुंचा प्रशासनिक अमला, जांच शुरू। मृतक के परिवार में मचा कोहराम। बड़ी जानकारी आपको बता रहे, थाना मिश्रिक क्षेत्र के 8 गांव का पूरा मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, थाना मिश्रिक क्षेत्र के 8 गांव का पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं। आम खबर आपको हम बता रहे हैं, मलबे में दबकर मजदूर की मौके पर मौत। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, प्रताप के रूप में हुई मृतक की शिनाख्त।
देहरादून के राजपुर थाना क्षेत्र में जोहड़ी गांव में नजदीक हुए गोलीकांड जिसमें रिटायर्ड ब्रिगेडियर की मौत हो गई थी। मामले में अभियुक्तों की तलाश में जुटी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। लगातार अभियुक्तों की तलाश में दबिश दे रही पुलिस ने घटना में शामिल 4 अभियुक्तों मोहित कुमार, अखलाक, संदीप कुमार व आदित्य चौधरी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इस दौरान अभियुक्तों से 2 तमंचे, 4 जिंदा कारतूस, 2 खोखा कारतूस और एक बिना नंबर प्लेट की स्कॉर्पियो बरामद की है। साथ ही जेड बार को भी बंद करते हुए उसे सील करने और लाइसेंस निरस्तीकरण के लिए जिलाधिकारी को रिपोर्ट भेज दी है। आज सुबह दिनांक 30 मार्च को सुबह 6:50 पर 112 के माध्यम से हमें एक सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना राजपुर क्षेत्र में जोहड़ी गांव के पास में कुछ वाहनों के बीच में आपस में रोड रेज और फायरिंग की घटना प्रकाश में आई है। तत्काल एसओ राजपुर चौकी प्रभारी और बाद में एसपी सिटी और मेरे द्वारा भी मौके का मुआयना किया गया। उस फायरिंग की घटना में हमारे ब्रिगेडियर श्री मुकेश कुमार जोशी साहब की वो समय वहां घायल हो गए थे और उनको जब तत्काल हॉस्पिटल ले जाया गया वहां उनको बताया गया। आगामी साल 2027 में उत्तराखंड में होने जा रहे चुनावों को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है और इन चुनावों से पहले बड़ा है फेरबदल भी देखने को मिला है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड की सियासत में बीते शनिवार का दिन प्रदेश कांग्रेस काफी अहम रहा, जब दिल्ली के एआईसीसी मुख्यालय में कांग्रेस पार्टी प्रदेश प्रभारी कुमार शैलजा, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदयाल समेत उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में उत्तराखंड भाजपा 6 बड़े नेताओं ने कांग्रेस पार्टी का दामन थामा। भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन करने वालों में पूर्व विधायक राजकुमार टुकरा, पूर्व विधायक नारायण पाल, घनसाली विधानसभा से पूर्व विधायक भीमताल के पूर्व महापौर समेत मसूरी के पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अनुचिता लासिंग ने शामिल हैं। जिसके बाद कांग्रेस पार्टी खुशी की लहर जारी है। कांग्रेस का मानना है कि भाजपा नेताओं के कांग्रेस का दामन थामने से राज्य में स्पष्ट संदेश दिया गया कि भाजपा के दिन अब लद चुके हैं और भाजपा के नेता भी अब मानने लगे हैं कि भाजपा का जहाज अब डूबने वाला है, जिसके चलते कांग्रेस पार्टी साल 2027 में राज्य के भीतर सरकार बनाने जा रही है। वहीं भाजपा अपनी सफाई देती हुई नजर आ रही है। नहीं, देखिए ऐसा है कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि उसमें से कोई भी भाजपा का सदस्य नहीं है, पहले से ही बाहर है, कोई सक्रिय रूप से न सदस्य है न सक्रिय सदस्य है। तो भाजपा का उनको कहना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि भाजपा किससे कभी जुड़े हुए हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान में कोई भाजपा में नहीं। कोई असर नहीं होने वाला है। जिनको हमने पार्टी से निकाला है वो किसे निकाला होगा, और जब पार्टी किसी व्यक्ति को बाहर कर देती है तो राजनीतिक स्थान ढूंढता है, और बीजेपी से निष्कासित लोगों को अगर उससे अच्छा स्थान हो नहीं सकता, हो जा रहे हैं, क्योंकि बीजेपी के अंदर अनुशासन का बड़ा महत्व होता है। जो दल के अंदर अनुशासनदारी करते हैं, पार्टी के निर्णयों को नहीं मानते हैं, ऐसे तो बाहर ऐसे लोग और दूसरे दलों में जाने तो मुझे उस पर कोई आश्चर्य नहीं है। और हमारे निकाले हुए उनको किसी अच्छी लगती है। देखिए, आज एक सुखद राजनीतिक कार्यक्रम उत्तर में हुआ है। उत्तराखंड जनता पार्टी के बड़े नेता
पूर्व विधायक कुमार ठकराल जो 2 बार रुद्रपुर से विधायक रहे बीजेपी के, विधायक नारायण पाल जो सितारगंज से 2 बार विधायक रहे भाजपा के नेता, 5 साल तक लगातार विधायक रहे भीमलाल आर्य बीजेपी के धनसाली से, और इसी प्रकार से रुड़की के पूर्व मेयर गौरव गोयल, मसूरी नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष अनुज गुप्ता और नैनीताल जिले के बड़े नेता बीजेपी के लाखन सिंह नेगी, ये लोग 6 के 6 आज नई दिल्ली में कांग्रेस की प्रभारी हमारे प्रदेश के लिए कुमारी शैलजा जी के सामने प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदयाल, नेता विपक्ष श्री यशपाल आर्य, हमारे वरिष्ठ नेता प्रीतम सिंह जी, वरिष्ठ नेता हरक सिंह जी, वरिष्ठ नेता बेड़, वरिष्ठ नेता हमारे भाई करण महारा, हमारे प्रदेश के बड़े नेता और CWC मेंबर गुरदीप सप्पल, हमारे प्रदेश के बड़े नेता विधायक गाजी निजामुद्दीन, हमारे दोनों सह प्रभारी सुरेंद्र शर्मा जी और मनोज यादव जी, इनके समक्ष नई दिल्ली में इन 6 के 6 नेताओं ने कांग्रेस की सदस्यता ली है। शनिवार को दिल्ली स्थित AICC मुख्यालय में भाजपा के बड़े चेहरों द्वारा प्रदेश कांग्रेस का दामन थामने का विषय भाजपा को बड़ा झटका देने का काम कर रहा है। बता दें कि पहले भी भाजपा में लंबे समय से काम कर रहे कुछ कार्यकर्ताओं के आए बयानों ने विपक्ष को भाजपा को घेरने का मौका दिया था, जिसमें गदरपुर विधायक अरविंद पांडे और पूर्व BKTC अध्यक्ष अजेंद्र अजय के नाम काफी हद तक हाईलाइट दिखाई पड़े थे, जिसके बाद भाजपा डैमेज कंट्रोल में भी जुटती नजर आई थी। वहीं विपक्ष द्वारा इस मुद्दे को भी उदाहरण के रूप में पेश किया गया है। कांग्रेस के प्रवक्ताओं का मानना है कि जिस प्रकार भाजपा की नीतियों से जनता का मोह भंग हो रहा है, उसे देखते हुए भाजपा के नेताओं का भी पार्टी से मोह भंग होता जा रहा है और उनका विश्वास कांग्रेस पार्टी की रीति नीतियों में बढ़ गया है। इसलिए प्रदेश भाजपा के नेताओं ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण करके कांग्रेस को मजबूत करने का काम किया है। वहीं सत्ता पक्ष भाजपा विपक्ष पर हल्ला बोलती है और अपने दावे पेश करती नजर आ रही है। सबसे पहले तो आपका जो पहला प्रश्न ये है कि जो बीजेपी के कांग्रेस में और कांग्रेस के बीजेपी में जा रहे हैं, इसमें यूपीडी का क्या रुख है। हमने आपको पहले ही बताया है कि बीजेपी और कांग्रेस जो ये राष्ट्रीय दल हैं, ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं और ये समय पर ये अवसरवादी लोग हैं, ये समय को देखते हैं और समय के हिसाब से ये कभी बीजेपी में और कभी कांग्रेस में चले जाते हैं और उनके बड़े नेता इनके बाद उन पर जो कटार कसते हैं वो भी एक दुर्भाग्य है और ये भी एक उनके बिल्कुल निम्न स्तर की सोच का एक प्रमाण है। जैसे अभी भट्ट जी ने उनको बताया कि ये चले हुए कारतूस से खत्म हो चुके, तब ये कांग्रेस में चले गए। मतलब उनका ये कारण स्पष्ट है कि जब तक वो कारतूस से ठीक ठाक थे तो वो बीजेपी के लिए काम आ गए और अब जब वो जलते हैं, अब उनके वहां पर कोई काम नहीं तो कांग्रेस में चले गए। कांग्रेस पार्टी में भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए और अन्य जो है रूप से सक्रिय नेताओं ने ज्वाइनिंग की है और आने वाले समय में आप देखेंगे कि बहुत बड़े बड़े नेता, कई पूर्व विधायक, कई वर्तमान विधायक कांग्रेस पार्टी की सदस्यता लेंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के लगातार वो संपर्क में है। राजनीतिक कारणों से कुछ लोग अभी शामिल नहीं हो पा रहे हैं। आने वाले समय में आप देखेंगे कि जो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति, सरकार की कार्यशैली से असंतुष्ट जो है नेता हैं, वो कांग्रेस पार्टी की सदस्यता लेंगे। अभी कांग्रेस पार्टी के अंदर उन सभी नामों पर चिंतन मंथन चल रहा है। देखिए, जो पार्टी का जनता जिस पार्टी से मोह भंग कर चुकी हो, वो पार्टी हमें इस तरह का ज्ञान दे रही है, तो ये अपने आप में सोचनीय विषय है कांग्रेस के लिए, क्योंकि उनके प्रति तो जनता का ही मोह भंग हो गया है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि जो हमारी भारतीय जनता पार्टी से ऑलरेडी निष्कासित लोग हैं, उनको अपने पार्टी में शामिल कर अगर वो बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं तो उनको खुश होने दीजिए, क्योंकि खुश होने का मौका उन्हें कभी कभार मिलता है। वो पल को उन्हें जी लेने देना चाहिए, क्योंकि हमारी पार्टी किसी भी प्रकार से वो जो वहां पर गए हैं उनसे कोई भी वास्ता नहीं रखती, उनको पहले ही निष्कासित कर चुकी है। कुल मिलाकर ये तो साफ जाहिर हो रहा है कि आगामी चुनावों को नजदीक आते देख सभी दलों द्वारा कमर कसनी शुरू हो गई है, जिसके चलते एक और भारी संख्या में सदस्यता दिलाई जा रही है, तो दूसरी ओर दल बदल का सिलसिला भी देखने को मिल रहा है। प्रदेश भाजपा में पहले भी कई नेताओं के बयानों ने कहीं न कहीं अंदर खाने आपसी नाराजगी को जाहिर किया था, जिसके बाद बीते शनिवार को भाजपा के नेताओं द्वारा प्रदेश कांग्रेस में शामिल होने पर इस विषय को भी उदाहरण माना जा रहा है। लेकिन आगामी चुनावों से पहले यदि ऐसी कोई नाराजगी या मतभेद जिसके कारण नेता अपने दलों को छोड़ दूसरे दलों का दामन थाम रहे हैं, तो इस विषय पर पहले गहन चर्चा होनी जरूरी है।
है। अन्यथा आने वाले समय में चाहे कांग्रेस हो, भाजपा या अन्य कोई दल, सबको भारी नुकसान का सामना भी करना पड़ सकता है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। सीधा आपको गुजरात लेकर चलते हैं। तस्वीर आपको हम दिखाएंगे गुजरात से। प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हुए हैं। कि दुनिया की कई सभ्यताओं में महान विचारकों और दार्शनिकों ने जन्म लिया। मानवता के आदर्श भी अलग अलग परिभाषाओं में घड़े गए, लेकिन जब सवाल सत्ता और शक्ति का आया, कई शासकों ने आदर्शों और मूल्यों को किनारे कर दिया। इससे विचार और व्यवहार में, विचार और व्यवस्था में एक खाई पैदा होती चली गई। लेकिन भारत में सम्राट संप्रति जैसे शासक हुए, जिन्होंने सत्ता को सेवा और साधना मानकर काम किया। जहां एक और कुछ शासकों ने हिंसा को हथियार बनाकर शासन किया, वही सम्राट संप्रति ने सिंहासन पर बैठकर अहिंसा का विस्तार किया। उन्होंने सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह का प्रचार प्रसार किया। इतनी निष्पृहता से, इतने निस्वार्थ भाव से शासन को सेवा का माध्यम मानकर जीवन जीना, ये सीख हमें भारत के अतीत से ही मिलती है। इसी अतीत को हम इस म्यूजियम में सहेज रहे हैं। साथियों, मैं देख रहा था, इस म्यूजियम को डिजाइन पे ऐसे किया गया है, इसमें हर कदम पर भव्य भारत की पहचान के दर्शन होते हैं। इसकी 7 दीर्घाएं, हर दीर्घा भारत की विविधता और सांस्कृतिक संपन्नता का उद्घोष करती है। प्रथम दीर्घा में हमें नवपद के दर्शन होते हैं। नवपद यानी अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र और सम्यक तप, अर्थात हम उनसे सीखें जिन्होंने स्वयं तप करके जीवन को जीना है, और जो ज्ञान हम प्राप्त करें वो सम्यक हो, हमारा चरित्र सम्यक हो, क्योंकि ज्ञान जब सम्यक होता है तो वो समता और सेवा का आधार बनता है। साथियों, तीसरी दीर्घा में हमारे तीर्थंकरों के जीवन को, उनके उपदेशों और प्रसंगों को कलात्मक तरीकों से भी जीवंत किया गया है। भाइयों बहनों, इस म्यूजियम में भारत की सबसे बड़ी विशिष्टता के, सबसे बड़ी ताकत के दर्शन होते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया, हमारी ये ताकत है भारत की विविधता, और विविधता में एकता। दुनिया ने हमेशा मत, मजहब और आस्था के नाम पर टकराव देखा है, लेकिन इस म्यूजियम में भारत के दूसरे सभी धर्मों के भी गौरवशाली दर्शन होते हैं। वैदिक और बौद्ध परंपरा, वेद, पुराण, आयुर्वेद, योग, दर्शन, विभिन्न परंपराओं के सभी एक साथ उस तरह उपस्थित में ही हो सकता है। आज दुनिया में जिस तरह हालात है, जिस तरह विश्व अस्थिरता और अशांति के आग में झुलस रहा है, इस म्यूजियम की विरासत, इसका संदेश केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए बहुत अहम है। हमारा यहां आने वाले स्टूडेंट्स
और रिसर्चर्स किया और बढ़े। जो लोग यहाँ आए वो भारत धर्म की शिक्षा को विश्व के कोने पहुंचाए। साथियों, भारत में ज्ञान हमेशा से एक मुक्त प्रवाह है। युग में तीर्थंकरों और ऋषियों मनीषियों का अवतार हुआ। ज्ञान का संकलन बढ़ता चला गया। समय के साथ बहुत कुछ नया जुड़ता गया। आप कल्पना करिए, एक समय तक्षशिला, नालंदा जैसे विश्वविद्यालय लाखों ग्रंथों और पांडुलिपियों से भरे हो, लेकिन विदेशी आक्रमणकारियों ने मजहबी संकीर्णता में ज्ञान को भी अपना उन्हें जला दिया। मानवता की कितनी बड़ी धरोहरें नष्ट हो गई। उस मुश्किल दौर में लोगों ने पीढ़ी दर पीढ़ी बची हुई पांडुलिपियों को सहेजा, रक्षा की। आजादी के बाद उन्हें खोजना, ये देश की जिम्मेदारी, लेकिन दुर्भाग्य से गुलामी की मानसिकता के कारण इस और कोई ध्यान नहीं दिया गया। आचार्य भगवंत श्री पद्मसागर सुरेश्वर जी महाराज साहब जैसे महान व्यक्तित्व और संतों ने इसका महत्व समझा। उन्होंने अपना पूरा जीवन इसके लिए समर्पित किया। जीवन के 60 साल गांव गांव, शहर शहर, देश के कोने कोने से उन्हें मैन्युस्क्रिप्ट को खोज, ऐसी 3 लाख ताड़पत्र, भोजपत्र गीत, सैकड़ों साल पुराना वो ज्ञान आज कोबा में सुरक्षित और संकलित हुआ है। ये भारत के अतीत की, वर्तमान की और हमारे भविष्य की बहुत बड़ी, पुरानी सरकारों ने उपेक्षा करके की, आज का ज्ञान भारतम मिशन किया है। इस काम में हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। इस मिशन तक पांडुलिपियों का डिजिटाइजेशन किया जा रहा है, उनका वैज्ञानिक तरीके से संरक्षण हो रहा है। स्कैनिंग, केमिकल ट्रीटमेंट और डिजिटल संग्रह जैसे सभी प्रयास इस दिशा में हो रहे हैं। इसी रविवार को मन की बात में मैंने विस्तार से जिक्र किया है कि कैसे इस दिशा में एक सर्वे भी शुरू किया गया है। इसमें देश भर से लोग अपने पास संरक्षित पांडुलिपियों को अपलोड कर रहे हैं। अब सीधा आपको मथुरा से बड़ी जानकारी बताते हैं, जहां पर बांके बिहारी मंदिर एक बार फिर से अखाड़ा बना। बांके बिहारी मंदिर के वीआईपी गेट नंबर 5 पर मारपीट हुई। जमकर मारपीट होने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। गोस्वामी समाज के 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट। मंदिर के अंदर बने गणेश मंदिर के सामने हुआ था विवाद, और विवाद का कारण नहीं हो सका अब तक स्पष्ट। के न्यूज हालांकि वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। मथुरा से ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहाँ मंदिर एक बार फिर से अखाड़ा बना। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बड़ी खबरों के लाभ देखते रहिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का साथ।